नमस्कार। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है और इसी बीच एक हिंसक घटना हुई है जिसने सबका ध्यान खींचा है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें एक स्थानीय नेता की हत्या का ब्यौरा है। फिर मोकामा की अपनी एक खास राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है। इस घटना का चुनाव पर क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या चुनौतियां हो सकती हैं, इन सब का जिक्र है उसमें। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये क्यों हुआ, इसका उस इलाके के वो जो ताना बाना है और चुनावी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है। ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं लगती। सही, एक पैटर्न का हिस्सा हो सकती है। हाँ, शायद एक बड़े सिलसिले की कड़ी है। तो चलिए परत दर परत इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है गुरुवार को हुई एक हत्या से। 76 साल के दुलारचंद यादव की हत्या। दुलारचंद यादव, जिनकी उम्र 76 बरस थी, उन्हें इलाके में एक स्थानीय नेता के तौर पर जाना जाता था। कुछ लोग उन्हें मामूली बाहुबली भी मानते हैं। ऐसे नेता जिनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि थोड़ी ताकत, दबंगई उस पर भी आधारित माना जाता है। हाँ, उस इलाके में ये शब्द काफी चलता है। बिल्कुल। और जिस वक्त उन पर हमला हुआ वो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। अच्छा, जन सुराज के लिए। और ये हमला भी कोई साधारण हमला नहीं था। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी हुई, उन्हें गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई और बुरी तरह पीटा भी गया। ये अपने आप में काफी बर्बरता दिखाता है। हाँ, और इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और जो पोस्टमार्टम की जानकारी मिली है थोड़ी बहुत, उसके अनुसार मौत की असली वजह गोली लगना नहीं है। अच्छा जी, गोली तो उनकी एड़ी में लगी और आर पार हो गई, वो जानलेवा नहीं थी। मौत का जो कारण बताया जा रहा है वो है गाड़ी से कुचलना और बेरहमी से की गई पिटाई। ओ, गोली सिर्फ डराने या रोकने के लिए थी शायद, और फिर कह सकते हैं, या फिर तरीकों का ये जो मिश्रण है, गोली चलाना, फिर कुचलना, फिर पीटना, ये सिर्फ गुस्से या आवेश में की गई कार्रवाई नहीं लगती। इसमें एक तरह की क्रूरता है, शायद एक सोचा समझा संदेश देने की कोशिश भी हो। ये घटना की जटिलता की तरफ इशारा करता है। क्या ये सिर्फ रंजिश थी या इसके पीछे कोई और मकसद भी छिपा है? बिल्कुल। और इस क्यों को समझने के लिए हमें थोड़ा मोकामा के माहौल को, वहां की पृष्ठभूमि को देखना होगा। मोकामा का इतिहास ऐसी घटनाओं और बाहुबलियों के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। हाँ, ये तो है। अनंत कुमार सिंह, जो पहले विधायक रह चुके हैं, इस चुनाव में भी एक अहम चेहरा है। उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने के आरोप लगते रहे हैं। ये वहां की राजनीति का एक कह सकते हैं कड़वा सच है जिसे नकारा नहीं किया जा सकता। जी, काफी लंबा इतिहास रहा है उनका भी। और दुलारचंद यादव, जिनकी हत्या हुई है, वो भी कोई नए खिलाड़ी नहीं थे इस खेल के। 80 और 90 के दशक में उनका भी अपना दबदबा माना जाता था और उनकी भी वो राजनीतिक और कुछ हद तक आपराधिक पृष्ठभूमि बताई जाती है। वो भी सत्ता के गलियारों और ताकत के खेल को समझते थे। यहाँ ये बात भी खुले तौर पे जानी जाती है कि दुलारचंद यादव और अनंत सिंह के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी थी। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, इलाके में लोग जानते हैं इस रंजिश के बारे में। हाँ, ये रंजिश तो काफी पुरानी बताई जाती है और इसी पुरानी रंजिश को जब हम आज के चुनावी समीकरणों में रख के देखते हैं तो तस्वीर और भी पेचीदा हो जाती है। कैसे? देखिए, दुलारचंद यादव इस बार जनसुराज के लिए काम कर रहे थे। जनसुराज जो सीधे तौर पर स्थापित दलों को चुनौती दे रही है। अनंत सिंह का अपना एक राजनीतिक खेमा है। तो ये सिर्फ दो व्यक्तियों की दुश्मनी नहीं रह जाती, ये चुनावी मैदान में दो गुटों के टकराव का भी रूप ले सकती है। हाँ, ये एंगल भी है। और इसका असर वहां के जातीय समीकरणों पर पड़ना भी लाजमी है। जानकारी बताती है कि दुलारचंद यादव का प्रभाव यादव और कुछ हद तक धानुक समुदाय में माना जाता था। अब उनकी हत्या के बाद इन समुदायों में एक बेचैनी हो सकती है, गोलबंदी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अनंत सिंह का प्रभाव भूमिहार समुदाय में माना जाता है। अब देखना होगा कि यह घटना इस वोट बैंक को कैसे प्रभावित करती है। क्या वो और मजबूती से अनंत सिंह के पीछे लामबंद होते हैं या उनमें भी कोई बिखराव आता है? यह हत्या सिर्फ एक जान नहीं लेती बल्कि पूरे सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को हिलाने की क्षमता रखती है। जाहिर है, चुनाव के ठीक पहले ऐसी सनसनीखेज घटना हो तो भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI वो हरकत में आएगा ही। और जानकारी के मुताबिक उन्होंने तेजी से कदम उठाए भी हैं। जी, एक्शन तो लिया है। लिए अभियान तेज कर दिया गया है।
साथ ही जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं उन्हें भी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अपने हथियार जमा कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोशिश ये है कि चुनाव के दौरान इन हथियारों का डर या इस्तेमाल ना हो सके। हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पर जरूरी है। लेकिन मोकामा पर खास ध्यान दिया गया है। वहां निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए ईसीआई ने कड़ा फैसला लेते हुए वहां के एसपी मतलब पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को फौरन हटा दिया है या उनका तबादला कर दिया है। अच्छा, एसपी तक को? हाँ, ये एक बड़ा संकेत है कि ईसीआई मोकामा की स्थिति को लेकर कितना गंभीर है और किसी भी तरह की मतलब ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। ये ईसीआई के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा तो है, लेकिन मोकामा में एसपी स्तर के अधिकारी को चुनाव के दौरान हटाना ये दिखाता है कि स्थिति वाकई चिंताजनक मानी जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ अधिकारियों को बदलने से ज़मीनी हकीकत बदल जाती है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। खासकर तब जब डर और खौफ का माहौल दशकों से बना हो। नए अधिकारी कितनी जल्दी स्थिति पर काबू पा सकेंगे और लोगों में विश्वास जगा पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। और जैसा कि ऐसी घटनाओं के बाद होता है, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार विपक्षी गठबंधन इस घटना को सीधे तौर पर मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता बता रहा है। ये एक आम आरोप है जो विपक्ष ऐसी स्थिति में लगाता है। हाँ, ये तो होता ही है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन इसे बिहार में जंगल राज की वापसी का संकेत बता रहा है। ये जुमला अक्सर पिछले शासनकालों, खासकर लालू प्रसाद यादव के दौर के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता रहा है और इसे उछालकर वो अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे और चुनावी स्टैंड है। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों ही पक्ष इस घटना का इस्तेमाल अपने नैरेटिव को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। विपक्ष इसे वर्तमान सरकार की नाकामी बता रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे अतीत के बुरे दिनों की वापसी का डर दिखाकर वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। सही। इस पूरी बयानबाजी में असल मुद्दा यानी चुनावी हिंसा को रोकना और न्याय सुनिश्चित करना, वो कहीं पीछे छूट जाने का खतरा रहता है। बिल्कुल। और ये हमें उस बड़े सवाल पर लाता है कि जब माहौल इतना तनावपूर्ण और हिंसक हो जाए, तो चुनाव आयोग के लिए निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखना कितना मुश्किल हो जाता है। हथियार जब्त करना, अधिकारी बदलना जरूरी कदम है, लेकिन क्या ये काफी है? शायद नहीं। जमीनी स्तर पर दबंगों का प्रभाव, वोटरों में डर और सालों पुरानी रंजिशें, इन अदृश्य दीवारों को तोड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। तो ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि आगे क्या? इस एक घटना ने कौन सी बड़ी और गंभीर चुनौतियां हमारे सामने ला खड़ी की हैं, खासकर मोकामा के संदर्भ में? पहली और सबसे सीधी चुनौती तो यही है, दुलारचंद यादव की हत्या की निष्पक्ष और तेजी से जांच हो। इसमें कौन लोग शामिल थे, क्या मकसद था, ये सब सामने आना चाहिए। और जो भी दोषी पाए जाएं, उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ न्याय होना काफी नहीं, न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी है, ताकि लोगों का व्यवस्था पर भरोसा कायम रहे। बिल्कुल। और ये जांच आसान नहीं होगी। ऐसे मामलों में अक्सर गवाहों पर दबाव होता है, सबूत मिटाने की कोशिश होती है और राजनीतिक दखलंदाजी का भी खतरा रहता है। पुलिस और जांच एजेंसियों पर भारी दबाव होगा कि वो बिना किसी पक्षपात के काम करें। सही कहा। दूसरी बड़ी चुनौती है चुनाव से ठीक पहले बने इस डर और खौफ के माहौल को खत्म करना। मतदाता बिना किसी दबाव या डर के अपनी मर्जी से वोट डाल सकें, ये लोकतंत्र की बुनियाद है। बिल्कुल। लेकिन ऐसी घटना के बाद, खासकर उन समुदायों में जो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हों, उनमें ये विश्वास कैसे जगाया जाए? ईसीआई और प्रशासन को इसके लिए खास इंतजाम करने होंगे। शायद अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती या फ्लैग मार्च। हाँ, और ये सिर्फ बूथ तक सुरक्षित पहुंचने की बात नहीं है, ये मानसिक डर को दूर करने की भी बात है। क्या लोग खुलकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का प्रचार कर पाएंगे? क्या वो बिना किसी बदले की भावना के डर के वोट डाल पाएंगे? ये पक्का करना प्रशासन के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। तीसरी चुनौती मोकामा जैसे संवेदनशील इलाके की सामाजिक बुनावट से जुड़ी है। जैसा हमने बात की, इस हत्या के बाद जातीय तनाव बढ़ने का खतरा है। यादव, धानुक, भूमिहार समुदायों के बीच पहले से मौजूद दरारें वो और गहरे हो सकते हैं। इस तनाव को कैसे कम किया जाए ताकि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो सके? ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं, इसके लिए सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी पहल की जरूरत होगी। शायद शांति समितियों या सर्वदलीय बैठकों के जरिए। ये बहुत अहम मुद्दा है।
चुनावी फायदे के लिए अक्सर नेता इन तनावों को हवा देते हैं। जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार नेता आगे आएं और शांति की अपील करें। साथ ही प्रशासन को सोशल मीडिया और अफवाहों पर भी कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि आजकल तनाव भड़काने में इनका बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। और चौथी और शायद सबसे बुनियादी चुनौती है ये सुनिश्चित करना कि मोकामा और बिहार के अन्य हिस्सों में चुनाव के दौरान बाहुबल और अपराध का जो पुराना नाता रहा है वो फिर से हावी ना हो जाए। सही दिखने के बावजूद जड़ें अभी भी गहरी हैं। सही कहा। ये एक सतत संघर्ष है। चुनाव आयोग, पुलिस, प्रशासन, राजनीतिक दल और समाज सबको मिलकर यह तय करना होगा कि क्या वो ऐसी राजनीति चाहते हैं जहां बंदूक और पैसे का जोर चले, या फिर एक ऐसी व्यवस्था जहां जनता की आवाज सबसे ऊपर हो। इस एक घटना को सिर्फ एक कानून व्यवस्था की समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर आज हमने दुलार चंद यादव की हत्या की दुखद घटना से शुरुआत की, मोकामा की उस जटिल राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझा जहां पुरानी रंजिशें और बाहुबल का साया आज भी मंडरा रहा है। इस घटना के चुनाव पर पड़ रहे तत्काल असर और ईसीआई की प्रतिक्रिया को देखा और उन गंभीर चुनौतियों पर बात की जो न सिर्फ मोकामा बल्कि शायद पूरे चुनावी तंत्र के सामने खड़ी हैं। जी, और ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है, खासकर मोकामा जैसे इलाकों में जहां बाहुबल और हिंसा का इतिहास इतना गहरा है। चुनावी प्रक्रिया को इससे पूरी तरह मुक्त करने के लिए और किन ठोस, शायद ज्यादा बुनियादी कदमों की जरूरत है? क्या सिर्फ चुनाव के समय की सख्ती काफी है, या फिर साल भर चलने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की जरूरत है जो इस संस्कृति की जड़ों पर चोट करें? ये सवाल सिर्फ बिहार के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरे देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए अहम है।